Hey guys, this is कृति शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग. आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मनी एंड क्रेडिट. तुम्हें जितना भी ये तुम लेक्चर देखोगे, मैं तुम्हें इतनी गारंटी देती हूँ, लेक्चर खत्म होते तुम्हें 90% पूरा का पूरा चैप्टर मैं क्लास में ही लर्न करवा दूंगी. तुम्हें बस एक बार रिविजन करना है, एक बार रिवाइज कर लेना, 5 मिनट तुम्हारा चैप्टर डन. इसके बाद जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पूरी एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो चीज इंपॉर्टेंट है बताती चलूंगी, वहीं से तुम्हारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी बनेंगे. सारी पीपीटी मैं अपने हाथों से बनाती हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्ट वो आंसर्स मिल सके जो तुम एग्जाम्स में लिख करके आओगे. बस आपको ध्यान से ये चैप्टर सुनना है. देखो, चैप्टर जो नेम है बच्चों वो है मनी एंड क्रेडिट. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे दीदी? बच्चों देखो, मनी का मतलब क्या होता है? पैसे. कि मनी क्या है, पहले कैसा मनी का सिस्टम था, क्यों मनी सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, कोई रिजेक्ट ऐसे क्यों नहीं बोलता कि नहीं मैं तो ये पैसे नहीं एक्सेप्ट करूंगा. ठीक है, फिर हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, लोन के बारे में पढ़ेंगे कि लोन सिस्टम क्या है, कितने तरीके के लोन्स होते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फार्मर्स को लोन कैसे हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें, मतलब सब कुछ हम मनी और लोन के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मनी क्या होता है. बच्चों, मनी क्या है? एक तरीके से आपका ऐसी चीज है जो हम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं. मनी इज यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजैक्शंस. या फिर जिस पर्सन के पास मनी है वो उसको किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने मनी को एक्सचेंज किया और ये पॉट खरीद लिया, मैं ले सकती हूँ. मैंने पैसा दिया, ये खरीद दिया. मैंने पैसे दिए, मैंने ये फ्लावर खरीद लिया तुम सबके लिए. तो आप बेसिकली मनी को क्या कर सकते हो बच्चों? एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए या फिर किसी गुड्स के लिए. तो इफ यू हैव मनी यू कैन इजीली एक्सचेंज योर मनी टू गेट ईदर अ गुड और अ प्रोडक्ट और सर्विस. कुछ भी आप ले सकते हो थ्रू मनी. ठीक है, आगे समझ में? सो एवरीवन प्रेफर्स मनी, इसीलिए सब मनी को प्रेफर करते हैं पेमेंट के लिए. अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि मनी तो अब आया, उससे पहले क्या था बच्चों? उससे पहले होता था बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है? बार्टर सिस्टम में होता था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ही एक्सचेंज करते थे. सामान सामान के साथ चेंज होता था, सर्विस सर्विस के साथ, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के साथ चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है और मुझे बदले में ये पॉट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? ये पेन इस पर्सन को दे दूंगी और ये मुझे बदले में पॉट दे देगा. यही होगा, क्योंकि उस समय पैसा तो है नहीं. आप क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने गुड्स को ही एक्सचेंज कर रहे हो या सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो. अब इस केस में प्रॉब्लम क्या था? यानी मनी से पहले लोग बार्टर सिस्टम को करते थे. इस सिस्टम में गुड्स को डायरेक्टली चेंज क्या किया जाता था? एक्सचेंज किया जाता था. दो लोगों के बीच में कोई मनी नहीं होता था, केवल गुड्स को ही आपस में एक्सचेंज किया जाता था. बट इसमें प्रॉब्लम क्या था बच्चों? प्रॉब्लम ये था कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को डिमांड करता था. कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पॉट चाहिए, ठीक है, मुझे पॉट चाहिए और मुझे फ्लावर को रिप्लेस करना है. बट क्या पता बच्चों, इसे जो इंसान पॉट बेच रहा है उसको ये फूल नहीं चाहिए होगा. तो इस केस में होता क्या था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आता था. यानी जो चीज मैं रिप्लेस करना चाह रही हूं, मुझे वो पर्सन भी तो मिलना चाहिए जो वो चीज लेना भी चाहता है. क्या पता वो कुछ और चीज डिमांड कर रहा हो. तो इसी वजह से समय के साथ साथ बार्टर सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया लोगों के बीच में करने के लिए. सो बोथ पार्टीज हैव टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज. इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं. अगर पर्सन ए फूल बेच रहा है तो सामने वाले को लेना ही पड़ेगा, मतलब उसको भी फूल चाहिए हो, तो वो डिमांड्स मैच करना बहुत मुश्किल हो गया था. दूसरा, बार्टर सिस्टम में गुड्स को हम डायरेक्टली एक्सचेंज कर देते बिना यूज ऑफ मनी. आ गया बार्टर सिस्टम क्या है? फटाफट से रिकॉल कर लो. बार्टर सिस्टम जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के साथ. इसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे के सामान को एक्सचेंज करना पड़ेगा. यानी दोनों को सेम डिमांड होनी चाहिए कि अगर ये फूल बेच रहा है तो ये वाले पर्सन को भी वो चीज चाहिए जो ये सामने से बेच रहा है. इस तरीके की प्रॉब्लम्स उस समय पे होने लग गई थी, इसलिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज समय के साथ साथ हट गया. अब ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ना और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना. अब है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. अब क्या हुआ बच्चों? पहले से ही पेपर नोट्स नहीं थे, पेपर नोट्स समय के साथ आए. पहले के समय पे क्या होता था? बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, जब हमारे पास सिक्के या पेपर नोट्स नहीं थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते थे, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, कैटल्स हो गया, उसको मनी की तरह यूज किया जाता था. उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स को यूज करने लगे. इस तरीके के तुमने देखा होगा जब राजा महाराजा था, तुगलक डायनेस्टी, ये सब था,
तो उस समय पे इस तरीके के कॉइन्स को यूज किया जाता था। और ये कॉइन्स बने किसके होते थे? गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, एटसेट्रा के, बहुत प्रेशियस कॉइन्स होते थे। बट अभी जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें आप करेंसी देखोगे, यानी पेपर नोट देखोगे। देखा होगा आपने 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का, 500 रुपए का नोट। तो ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है, ये है आज की डेट में जो पेपर नोट्स वगैरह है, ये है आपके मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले कैसे थे? सबसे पहले कॉइन से भी पहले क्या था? कैटल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए। उसके बाद क्या है? मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक कॉइन्स के बाद क्या है? जो पेपर नोट्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, 1 नंबर में आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों करेंसी। करेंसी मतलब जो हमारा रुपया है ना, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कैसे होता है, ये पूरे कंट्री में कैसे चल रहा है। इसके 4 रीजन होते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि कोई कहेगा कि 10 रुपए का नोट दे, मैंने बोला ना, मैं ये वाला मनी नहीं लूंगी, दूसरा लेके आओ। क्यों है ऐसा कि ये जो मनी है बच्चों सारी जगह एक्सेप्टेड होता है? इसका रीजन क्या है? पहला, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हुआ है। इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज किया हुआ है। और उसके अलावा जो मॉडर्न करेंसी है ना, ये पेपर नोट है, इसको एक्सचेंज करने के अलावा इसका कोई यूज नहीं है, वो जस्ट एक पेपर है। ये क्यों इतना वैल्यूएबल है, इसको क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है? क्योंकि इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। पहला रीजन। दूसरा क्या रीजन है? ये है कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा आरबीआई, आरबीआई ही है जो नोट्स को इशू करती है, यानी मनी को इशू करती है। लोगों के जो करेंसी है, करेंसी नोट्स को बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। ऐसा नहीं है कि आज मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने मशीन सेटअप करी और नोट्स छापना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये काम केवल और केवल आरबीआई ही कर सकती है इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एज पर इंडियन लॉ कोई भी दूसरा इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकता? करेंसी इशू नहीं कर सकता कि 50,000 रुपए चाहिए, चलो मशीन लगाई और पैसे छापने शुरू कर दिए। नो। और लास्ट ये है कि जितने भी इंडियन लॉ हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है रुपी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वो कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग। तो क्या 4 रीजंस हैं कि हमारा जो रुपया है, जो करेंसी है, वो पूरी एक्सेप्टेड है, हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है। पहला, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्या किया? ऑथराइज किया है। दूसरा, आरबीआई उसको इशू करता है। तीसरा, कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नोट नहीं बना सकती। और फोर्थ ये है बच्चों कि जो इंडियन लॉ है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि मनी को सारे लोग यूज करेंगे ट्रांजैक्शंस के लिए कंट्री में। ये अपना इंडियन लॉ है। नेक्स्ट आता है बच्चों डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट का मतलब समझते हो ना, जमा कराना। बैंक मतलब बैंक में। आपने देखा होगा हर किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा पैसा होता है जो हम बैंक में रखते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा मनी होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? सेम उसी को आपने समझ लिया कि पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी। जो एक्स्ट्रा मनी है कहां पे डिपॉजिट करते हैं? इन बैंक्स। अब बैंक्स में डिपॉजिट करना है पैसा तो क्या चाहिए होगा? बैंक अकाउंट भी तो चाहिए होगा। सो बस सिंपल सी बात है, यही आपका डिपॉजिट विद बैंक है, यानी कि पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। इसी जो मनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट्स विद बैंक बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है बच्चों डिमांड डिपॉजिट का। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब आप उस मनी को अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। यानी द मनी दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, यानी आपको क्या हुई? डिमांड है, जरूरत है, यू नीड दैट मनी। सो जब आपको पैसा चाहिए, व्हाट विल यू डू? यू डिमांड दैट मनी फ्रॉम बैंक, जहां पे आपने डिपॉजिट किया। और जब बैंक आपके डिमांड करने पे आपको पैसा देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। यानी कि मनी कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। आपकी डिमांड है, आपने पैसा निकाल लिया। अब एक चीज याद रखना बच्चों, आप जो ये मनी बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, उसमें आपको बैंक इंटरेस्ट भी देता है। अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हैं तो बैंक आपको उस 10,000 रुपए पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देता है। ये आपको समझ आया डिपॉजिट्स विद बैंक क्या है? जो एक्स्ट्रा पैसा है आपने बैंक में जमा कर दिया, अपना बैंक अकाउंट खोल करके, वो आपका डिपॉजिट्स विद बैंक हो गया। डिमांड डिपॉजिट, आपको जरूरत है, आपने बैंक से डिमांड किया, आपकी डिमांड पे आपने मनी विड्रॉ कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और उसके लिए आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी मिलता है। अब एक आता है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा हम चेक इशू करते हैं, आपने देखा होगा हम चेक देते हैं। चेक का क्या मतलब होता है बच्चों? चेक बेसिकली किस तरीके का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें से किसी बच्चे का नाम मान लो राहुल है, तो मैं राहुल को 50,000 रुपए देना चाहती हूं। तो मैं क्या करूंगी बच्चों? इस चेक पे पेई का नाम लिखूंगी यहां पे राहुल, और मेरे बैंक से डिजिटली अमाउंट डिडक्ट होके
राहुल के खाते में चले जाएगा। ये है आपका चेक, यानी कि चेक इज बेसिकली अ पेपर, एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस पर्सन के अकाउंट से कितना पैसा निकाल के किसी और पर्सन के अकाउंट में डालना है। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू पर्सन हुज नेम चेक इज इशूड, जिसके नाम का चेक इशू किया जाता है उसको कितना पैसा देना है उसके अकाउंट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। एंड पेमेंट कैन बी मेड विद चेक इंस्टेड ऑफ कैश। अब जरूरी तो नहीं अब राहुल बैठा है कहीं बिहार में बैठा है तो मैं कैसे उसको पैसे भेजूंगी, मैं क्या करूंगी, चेक बनाया, उसका सारा डिटेल लिखा, उसके पास पैसे चले जाएंगे। तो ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो चेक क्या है, आपने बैंक को एक पेपर इशू किया, उसमें आपने उस पर्सन का नाम लिखा जिसको आप पैसे देना चाहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेक फैसिलिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जब हम छोटे थे तुम सोचते रहे होगे, मतलब मैं तो सोचती थी कि ये बैंक में जो पैसा आता है, इनके पास इतना पैसा कैसे आता है, बैंक लोन कैसे देता है। देखो बच्चों, बैंक लोन कब देगा, जब उसके पास पैसा होगा। बैंक के पास कोई खुद का पैसा नहीं होता है, बैंक पैसा बनाता है उन लोगों से जो उनके पास पैसा देने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक को लोन देना है तो बैंक क्या करेगा, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि बैंक में लोग जाकर के पैसे डिपॉजिट कराते हैं। जैसे कि मैं गई बैंक में, मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट कराया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट, यानी बैंक वो सारा का सारा पैसा अपने पास नहीं रखेगा। केवल अगर मैंने 10,000 रुपए दिए हैं तो उसका 15% ही अपने पास रखेगा, और बाकी का जो उसका 85% मनी है ना बच्चों, जो 85% मनी है वो आगे उन लोगों को दे देगा जिनको लोन चाहिए। समझ गए, 15% कैश रखेगा। ये क्यों रखेगा अपने पास, व्हाट इफ भाई मैंने आज जमा किया, कल मेरे को जरूरत पड़ गई, मैं बैंक में पैसा मांगने चली गई, तो इसीलिए 15% अपने पास रखते हैं कैश के तौर पे, और बाकी जो मनी है वो क्या करते हैं, लोगों को लोन पे दे देते हैं। अब दिस केप्ट फॉर दोज डिपॉजिटर्स, और ये 15% कैश क्यों रखा, सारा क्यों नहीं दे दिया, जैसे मैंने बताया कि ये पैसा इसलिए रखा है कि कल को अगर मैं पैसा लेने जाऊं तो मुझे बैंक वापस कर सके। तो बैंक क्या करेगा, अपने पास स्मॉल पोर्शन रखता है, वो जो है 15%। अब वो क्यों रखा है, उन लोगों के लिए जो उस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जब बैंक लोन देता है तो लोन देके वो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी अगर बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, तुमने देखा होगा 6% इंटरेस्ट रेट, 7%, 8%, 9%, तो बैंक वहां से पैसा बनाता है। ठीक है, एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है लोगों से, और उसके बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में से जो उसने कमाया थोड़ा परसेंट वो किसको देता है, उस पर्सन को जो बैंक में पैसा जमा करने आया था। बताया था ना मेरे 10,000 रुपए पे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा, और इसी के मार्जिन से बैंक अपना पैसा बनाता है। एक्सप्लेन करती हूं तुम्हें, देखो ये रहा डिपॉजिटर, ये गया बैंक में, इसने अपना पैसा डिपॉजिट करा, बैंक ने केवल 15% कैश रखा, 85% कैश बोरोवर्स को दे दिया। अब मान लो बैंक ने बोरोवर यानी जिसको पैसा चाहिए था उसे 5% इंटरेस्ट लिया, और डिपॉजिटर जो पैसा जमा करने है उसको 2% दे दिया। अब बीच में जो 3% बचा ना, ऐसे ही बैंक ने अपना पैसा कमाया। ये है बैंक का रेवेन्यू स्ट्रीम। 3 चीजें हैं, याद रखना बिल्कुल। लोन एक्टिविटीज क्या है, बैंक की बहुत सिंपल है, बैंक अपने पास कुछ पैसा रखता है, बाकी सारा लोन में दे देता है। उसमें भी वो क्या करता है, वो 15% किन लोगों के लिए है, जो लोग क्या करना चाहते हैं, अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, उनके लिए रखता है। उसके अलावा सारा पैसा वो लोगों को दे देता है जो लोन लेना चाहते हैं, और एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है। उसके बाद उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में और वो जो डिपॉजिटर को देता है, उन दोनों के बीच में जो मार्जिन होता है उसी से क्या करता है, वही है बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो समझ गए बैंक पैसा कैसे कमाता है, ऐसे कमाता है। अब ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इसका मेरे को तुम डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर देना। अब 2 डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है। अब सबको पता है कि बैंक लोन देता है, तो लोन के भी बच्चों सिचुएशंस होते हैं। ये नहीं है कि लोन हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा, फायदेमंद ही होगा। अब इसीलिए तुम्हें 2 स्टोरीज दी गई है एनसीईआरटी में समझने के लिए कि कैसे जो लोन है वो बहुत चीजें बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रिस्क पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो बताऊंगी। देखो 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन का क्या मतलब है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे, हम बहुत सारे लोन्स बैंक लोन देता रहता है लोगों को। अब यहां पे लोन है क्या, ये तो समझ आ गया ना। लोन जो बताया कि एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, किसी को पैसा देता है, बदले में क्या प्रॉमिस देता है कि भाई तू ये पैसा मुझे क्या कर देगा, वापस कर देगा जब तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसके लिए वो अग्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या 2 क्रेडिट सिचुएशन है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखो एक सिचुएशन दे रही है फेस्टिवल सीजन की। फेस्टिवल सीजन की क्या बात है कि एक सलीम है जो शूज बनाता है, उसको 3,000 शू पेयर देने हैं। ठीक है, अब 3,000 जूते बनाने के लिए उसको पैसा तो चाहिए। उसने क्या किया,
क्यों पैसा क्यों चाहिए उसको, क्या करना है, ज्यादा वर्कर हायर करने हैं ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, तभी तो 3000 जूते बना पाएगा। तो इसने क्या किया, दो तरीके से लोन लिया। कैसे लोन लिया, पहला लोन लिया उसने लेदर सप्लायर से, यानी लेदर सप्लायर को बोला कि भाई एक काम करो, अभी के लिए तुम मुझे सारा लेदर भिजवा दो, जैसे ही मेरे जूते बन जाएंगे तुम्हारे लेदर का कंप्लीट पेमेंट कर दूंगा। यानी उसने पहले पेमेंट ना करके एक प्रॉमिस कर लिया कि तुम मुझे लेदर दे दो, यानी गुड दे दो, और बाद में मैं तुम्हें मनी दे दूंगा। दूसरा उसने क्या किया, एक ट्रेडर से, ट्रेडर मतलब जिसने उसको ऑर्डर दिया है 3000 जूतों का, उससे उसने 1000 पेयर ऑफ शू का क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। अब उसने दो तरीके से लोन लिया और दोनों ही वे में सक्सेसफुल हुआ। उसने 3000 जूते बना दिए, ट्रेडर का भी पूरा जूता देके 2000 जूतों का उसका पेमेंट भी मिल गया, लेदर सप्लायर को पैसे दे दिए। तो इस केस में सब कुछ बढ़िया रहा। अब दूसरा केस है बच्चों, दूसरा केस क्या है, स्वप्ना का। स्वप्ना की दिक्कत क्या हुई, स्वप्ना एक बहुत छोटी फार्मर, मतलब बहुत स्मॉल फार्मर है, उसने खेती करी, उसने लोन ले रखा था कि वो अच्छी खेती करेगी, अच्छी क्रॉप होगी, फेल हो गई। अब फेल हो गई तो वो पैसा दे नहीं पाई, दोबारा उसने क्या किया, दोबारा से लोन लिया। वो पैसा, पहले वाला पैसा चुकाने के लिए अगले साल भी, दूसरे साल भी जो उसकी क्रॉप है वो कैसी रही, ठीक ठाक रही। तो वो बेचारी क्या हो गई, अपने पैसे को पूरा चुकता नहीं कर पाई, जिस मनी लेंडर से उसने पैसा लिया था उसको वापस नहीं कर पाई, और इस तरीके से ये क्या हो गई बच्चों, डेट में चली गई, डेट ट्रैप में फंस गई। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हुए क्रेडिट के, समझ आया, लोन लेने के दो सिचुएशन देखने को मिली। एक सिचुएशन तो ये जहाँ पे सलीम को अच्छा खासा पैसा मिल गया, 3000 जूते डिलीवर कर दिए, उसने प्रॉफिट बना लिया लोन की वजह से और पैसा भी दे दिया। दूसरा सिचुएशन था 2, जिसमें स्वप्ना को जो क्रेडिट है उसने उसको क्या कर दिया, इनटू डेट ट्रैप। डेट ट्रैप यानी कि बिल्कुल किसमें फंसा दिया, कर्जे में डुबा दिया। आगे समझ में, तो यानी कि जो लोन है ना बच्चों, वो भी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या रिस्क है, कौन सी जगह से आप लोन ले रहे हो। मनी लेंडर्स तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इतना सारा पैसा वो बेचारी बना ही नहीं रही तो देगी कैसे, ठीक है। आगे समझ में, ये दो स्टोरीज है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट मतलब हमें समझ तो आ गया कि हमें लोन मिल जाता है, हम लोन ले सकते हैं, बट लोन लेने के लिए हमें कुछ टर्म्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। लोन लेने के लिए हर लोन में एक अग्रीमेंट होता है, यानी एक लोन अग्रीमेंट होता है जो क्या करता है, कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है, यानी कि कुछ चीजों को बताता है, कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स होते हैं, उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। यानी कि एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी अगर लोन लेना है तो कुछ कंडीशन हमेशा एक लोन अग्रीमेंट में बताई जाती है, उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी ये होना चाहिए तो ही भैया आपको लोन मिलेगा। अब उस टर्म्स ऑफ क्रेडिट में यूजुअली देखा क्या जाता है, आप देखोगे इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या कंडीशंस होती होंगी। पहली चीज कितना इंटरेस्ट होगा, भाई अब तुम्हें कोई लोन देगा तो ये तो बताएगा ना कि हम तुम्हें इतना रुपए दे रहे हैं, कल को इतने इंटरेस्ट रेट पे वापस करोगे, तो पहली चीज है इंटरेस्ट रेट। दूसरा कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है थोड़ा डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। अब तुम्हें कोई ऐसे तो लोन नहीं देगा, तुम कौन हो, कहाँ काम करते हो, कितनी सैलरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी डिटेल्स, तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। साथ में मोड ऑफ पेमेंट, कि तुमने अगर लोन लिया है तुम कैसे वापस करने वाले हो, तुम उसको कितने ईयर्स में वापस करने वाले हो, कितना कैश देने वाले हो, कैसे पैसे दोगे, ये सारी चीजें आती है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट समझ आ गया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, सारी कंडीशंस जो एक लोन देने के लिए होती है वो सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट हो गया, कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजें आ जाती है। और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी अब ये ऐसा नहीं है कि सारे लोन के लिए सेम ही टर्म्स होती है क्रेडिट की, लोन की सेम टर्म्स नहीं होती है, मतलब रूल्स चेंज होते रहते हैं। अगर किसी को एजुकेशन लोन चाहिए तो डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगे, किसी को होम लोन चाहिए तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होंगी, अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे लोन निकालने के लिए। तो ये तीन चीजें मोटा मोटा याद रखना। अब बात करी थी मैंने कोलैटरल की। कोलैटरल क्या होता है बच्चों, कोलैटरल का मतलब ये होता है कोई भी एक एसेट, एसेट मतलब जैसे आपका घर हो गया, आपकी कोई जमीन है, वो सारी चीजें क्या आती है कोलैटरल में। आपका जो बैंक में जो डिपॉजिट यानी जो पैसा जमा किया है वो भी क्या होता है कोलैटरल, यानी कोई भी चीज जो आप गिरवी रखते हो। पुराने टाइम में होता था ना कि सर मुझे उधार दे दो, मेरे ये देखे होंगे पिक्चरों में कि सोने के कड़े गिरवी रख लो, तो कोलैटरल एक तरीके से कोई एक ऐसी चीज है जो हम गिरवी रखते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, एक तरीके से गारंटी होता है कि भाई अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए उस केस में वो बोरोवर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एसेट को बेच करके अपना मनी वापस ले लेगा जितना बचा हुआ है, ठीक है। और ये जो होते हैं कुछ एग्जांपल्स क्या हैं इसके, लैंड टाइटल्स हो गए यानी किसी के नाम पे कोई जमीन हो गई, वो चीजें हो गई। डिपॉजिट्स विद बैंक यानी मैंने मेरे बैंक में 20 लाख रुपए जमा कर रखा है, या कोई भी चीजें, वो सारी चीजें कोलैटरल में आती है। तो समझ आ गया, कोलैटरल मतलब कोई भी एसेट हो गया जो आपने बैंक को देना होता है,
किस चीज के तौर पे? गिरवी के तौर पे कि भाई कल को मैं पैसा नहीं दे पाई तो बैंक आएगा, मेरा घर बेच देगा, अपना पैसा ले जाएगा जितना मैंने उनका चुकता करना था। ठीक है, तो कोलेटरल क्या है? कोलेटरल इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स, जो बोरोवर के पास होता है, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी, और उसको गारंटी की तरह यूज करता है टू लेंड अंटिल द लोन इज रीपेड, ताकि जब तक उसका पैसा वापस नहीं देता तब तक वो बोरोवर के पास, मतलब बोरोवर जब तक पैसा पूरा वापस नहीं देता, लेंडर उसको अपने पास रखता है। जैसे उसका पैसा पूरा हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो वो उसको क्या कर देता है? सेल कर देता है उस चीज को, उस एसेट को सेल करके अपना पैसा बना के निकल लेता है। ये होम लोन है, देखो ये होम लोन है ना, हाउस लोन में मेघा ने 5 लाख का लोन ले रखा है, ये पढ़ लेना 10 साल के लिए जो भी है, और उसके एसेट्स वगैरह क्या है ये सारी डिटेल्स हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो टाइप्स ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स, अब ये तो हमने बेसिक लोन की बात करी। अब एक फार्मर के लिए ना बहुत तरीके के लोन होते हैं, एनसीईआरटी की येलो बॉक्सेस में बना हुआ है। पहला लोन क्या होता है? लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, यानी एक फार्मर कहां से लोन ले सकता है? पहला मनी लेंडर, मनी लेंडर जो गांव में बैठे होते हैं ना, जो पैसा देते हैं, उनसे लोन ले सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मन मर्जी है, कितना भी ज्यादा तुमने देखा होगा मूवीज में कि इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि बेचारा फार्मर कभी चुकता ही नहीं कर पाता। दूसरा, एक फार्मर कहां से ले सकता है लोन? ट्रेडर से। ट्रेडर मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो चीजों को खरीदता है या बेचता है, उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। तो इस केस में फार्मर क्या करते हैं? ट्रेडर से थोड़ा पैसा ले लेते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे, कि भाई आप हमें थोड़े सस्ते में लोन दे दो, जैसी मेरी फसल आएगी मैं पहले आपको बेचूंगा, अब आप मार्केट में दोबारा रीसेल कर देना प्राइस बढ़ा के। ठीक है, तो इस तरीके का भी होता है कि ट्रेडर से लोन ले लिया। कैसे लिया लोन? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लिया। उसके बाद क्या किया? उसको ट्रेडर को उसने सस्ते दामों पे अपनी फसल बेच दी, थोड़े कम मुनाफे में, और अब ट्रेडर आगे उसको मार्केट में बेच के अपना मुनाफा पूरा करेगा। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक्स में जाकर के लोन ले सकता है, जो इजी रिपेमेंट है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। चौथा ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉयर से, यानी जहां वो काम करता है उसके पास तो कोई खेती या कुछ है नहीं, मतलब लैंड नहीं है, उसने उससे क्या लिया? लोन लिया, और बोला कि मैं आपके खेत में क्या कर दूंगा? काम कर दूंगा। लास्ट हो गया जितने भी ये कॉर्पोरेटिव्स होते हैं। कॉर्पोरेटिव्स क्या होते हैं बच्चों? देखो कॉर्पोरेटिव्स मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सारे फिशरमैन का एक कॉर्पोरेटिव ग्रुप हो गया, जिसमें सारे ही फिशरमैन हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, और जिसको कभी भी जरूरत होगी तो उसको पैसा दे देंगे। या फिर आपके फार्मर्स का कॉर्पोरेटिव ग्रुप हो गया, यानी सारे फार्मर्स ही हैं उसमें, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, किसी को भी जरूरत हुई ग्रुप में तो थोड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको दे दिया। सेम फिशरमैन का कॉर्पोरेटिव ग्रुप हो गया, वीवर्स का कॉर्पोरेटिव ग्रुप हो गया। ठीक है, तो 5 तरीके से एक फार्मर लोन ले सकता है। पहला क्या है? मनी लेंडर से, दूसरा क्या है? ट्रेडर से, तीसरा है बैंक से, चौथा है एम्प्लॉयर से, और 5वां है कॉर्पोरेटिव ग्रुप से, अपने कॉर्पोरेटिव से ले सकता है। अब ये क्वेश्चंस हैं 2, इसे याद रखना। ओवर द इयर्स रमाज डेट विल राइज, विल रिमेन कांस्टेंट, विल डिक्लाइन, ये पढ़ लेना। नीचे वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देना। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन भी 2 तरीके से दिए जाते हैं। अब कोई भी इंसान 2 तरीके के लोन के लिए ऑप्ट कर सकता है, एक है फॉर्मल सोर्स, एक है इनफॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स हो गया बैंक से, कॉर्पोरेटिव से, और इनफॉर्मल सोर्स आपको पता है दोस्तों से ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया, फ्रेंड्स, फैमिली, सबसे। अब यही चीज पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, बहुत अलग अलग तरीके के लोन है। पहला है फॉर्मल, बैंक से ले लिया, इनफॉर्मल दोस्तों से ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मल सेक्टर का क्या हाल है? फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है? बैंक्स आते हैं और कॉर्पोरेटिव्स आते हैं। अब जो फॉर्मल सेक्टर है ना बच्चों, वो लोन को बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। दे प्रोवाइड लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कोलैटरल लेते हैं एज अ सिक्योरिटी। मतलब एक कोलैटरल मतलब एक एसेट डिमांड करते हैं कि भाई अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा ये एसेट ले लिया जाएगा। तीसरा, ये जो सेक्टर होता है ये अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई होता है। पूरा का पूरा आरबीआई इस पे सुपरविजन रखता है कि पैसा किसको दिया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। तो ये 3 चीजें याद रखना। क्या है फॉर्मल सेक्टर? बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स हैं। क्या करेगा वो? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेगा? लोगों को लोन देता है, साथ में कोलैटरल रखता है। और ये जो सेक्टर है ये कंप्लीटली अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई होता है। अब आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपके पास क्वेश्चंस आता है। तो आरबीआई क्या काम करता है? सबसे पहले तो आरबीआई इंश्योर करता है कि जो बैंक है वो लोन्स दे, सिर्फ इसीलिए नहीं कि बैंक्स को पैसा बनाना है, बल्कि इसीलिए कि जो ट्रेडर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उनको क्या मिल सके? मदद मिल सके। तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए तुमने देखा होगा बैंक्स मोस्टली एक जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई है। आरबीआई देखता रहता है कोई मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोल सकते आप, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दो जिसमें बैंक भी पैसा बना ले और बेचारे जो पुअर लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो नीड में हैं, कल्टीवेटर्स हैं, वो भी अपना
क्या कर सके, काम शुरू कर सके, बिजनेस कर सके। दूसरा क्या है, जो बैंक्स है उन्हें क्या करना पड़ता है, पूरी सब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन, कि भाई उन्होंने कितने लोगों को लोन दिया, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, और वो कब, एंड व्हाट दे आर लेंडिंग टू बोरो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर लेंडिंग, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको उन्होंने पैसा दिया। और तीसरा काम क्या होता है आरबीआई का, वो ये मॉनिटर करता है कि बैंक एक्चुअली कैश मेंटेन करके रखें जो उन्हें डिपॉजिट मिलता है। ऐसा ना हो कि भाई बैंक में पैसा बहुत डिपॉजिट कर दिया, बैंक 15% स्टैंडर्ड है तो 15% होना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि बैंक ने अपने पास कोई पैसा ही नहीं रखा है। तो 3 मेजर फंक्शंस हैं। क्या क्या है आरबीआई के 3 मेजर फंक्शंस? पहला क्या है, वो इंश्योर करता है कि भाई जो लोन्स दिए जा रहे हैं वो केवल प्रॉफिट पर्पसेस के लिए ना हो, बल्कि जेन्युइनली फार्मर्स को, स्मॉल कल्टीवेटर्स को हेल्प करते हो। दूसरा है, बैंक को एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उन्होंने कितने लोगों को लोन दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। और तीसरा ये है कि आरबीआई मॉनिटर करता रहता है कि क्या बैंक एक्चुअली अपना कैश को मेंटेन करके रखते हैं या नहीं करते हैं, यानी जितना डिपॉजिट उनको मिलता है उसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट वो अपने बैंक्स में रखते हैं या नहीं रखते। तो ये रोल है। आ गया फॉर्मल सेक्टर में, ये 3 पॉइंट्स लिख देना। फॉर्मल सेक्टर क्या है? अच्छा, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोलैटरल देना पड़ता है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आते हैं बच्चों इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, ये सारे आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का प्रॉब्लम क्या है? जैसे फॉर्मल सेक्टर में क्या था, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मन मर्जी चल रही है। मनी लेंडर बोल रहा है 1 लाख रुपए दूंगा पर 60% इंटरेस्ट देना, बेचारे को देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना कोई झमेला है, तो वो अपनी मनमर्जी करते हैं, क्योंकि अंडर कोई सुपरविजन नहीं है, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है एंड आर गिवन देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज। और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों है? कोई ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज करने के लिए नहीं है। पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, वो कभी कर ही नहीं पाएगी, वो मोस्टली कर्जे में ही डूब जाती है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 3 क्या चीजें हैं, फीचर्स हमने फॉर्मल के पढ़े। इनफॉर्मल सेक्टर के, जो इनफॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट है उसके क्या फीचर्स है कि पहला तो भाई आपके फैमिली फ्रेंड्स ये सब इनफॉर्मल क्रेडिट होता है, आप इस सेक्टर में बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, बहुत ज्यादा, और कोई सुपरविजन नहीं होता। तीसरा, मोस्टली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहते हो छोटा मोटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि वो बेचारा मोस्ट ऑफ द केस में उसके लिए जो बोरोइंग होती है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है, उसको क्या होता है, वो इतना बेनिफिट नहीं करता, मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इतना ज्यादा उधार बेचारे को लेना पड़ता है इस रेट पे। तो अगर इसको क्या, कैसे सॉल्व करें, फिर क्या किया जाए कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर से पैसे जाके ना ले, वहां से लोन ना ले? उसके लिए 2 चीजें हैं कि बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेट ट्रैप, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे ज्यादा डेट होगा, ज्यादा डेट ट्रैप में फंसेंगे। और दे कुड ग्रो क्रॉप, डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल इंडस्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। इसीलिए अगर बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव्स उनको चीप लोन देंगे तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं, और उससे जो कंट्रीज की डेवलपमेंट है उसमें भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए। अब नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके के लोन हैं। अब कौन से लोग फॉर्मल सेक्टर से जाके लोन ले रहे हैं, कौन से लोग इनफॉर्मल सेक्टर से जाके लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए एनसीईआरटी में आपका ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्लू वाला है ये आपका दिखाता है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो दिखा रहा है, और ब्लू पर्पल वाला दिखा रहा है आपका फॉर्मल सेक्टर, यानी जो बेचारे गरीब लोग हैं, गरीब में केवल 15%, गरीब में क्या है, हाँ 85% लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ठीक है, और 15% ही लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। सोचो, मतलब इतने बुरे हाल है कि जो गरीब लोग हैं केवल 15% लोग ही ऐसे हैं जो जाकर के फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे इनफॉर्मल से। अब बात करते हैं ऐसे लोगों के जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स हैं, जिनके पास थोड़ी हल्की बहुत गाय बकरियां हैं, थोड़ी और चीजें हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो उस केस में 50-50 देखा गया है। वो लोग 53% तो इनफॉर्मल से ले रहे हैं, 47% फॉर्मल से ले रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा वेल ऑफ है, वेल ऑफ मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। ये लोग मोस्टली फॉर्मल सेक्टर से ही पैसा लेते हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर से पैसा उठाते हैं केवल 28% लोग ही हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से जाकर के
मनी बोरो कर रहे हैं। और लास्ट आता है आपका रिच हाउस होल्ड, जो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उस केस में सीधी सी बात यह है कि जितने भी 90% लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से पैसा लेते हैं, केवल 10% ही लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा लेते हैं। तो अगर तुम इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो तो ये है कि जो बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं और जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स हैं, वो दोनों ही लोग इनफॉर्मल पे डिपेंडेंट हैं, और जो लोग वेल ऑफ हैं और बहुत ज्यादा पैसा है, ये लोग फॉर्मल लोन्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यही एनालिसिस मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो इसीलिए फिर से ज्यादा बैंक होने चाहिए ताकि लोग क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा बैंक से पैसा ले सके। और दूसरा, फॉर्मल सेक्टर को लोन्स को एक्सपेंड करने की जरूरत क्यों है, ताकि सब लोगों को लोन मिल सके अच्छे रेट्स पे। ठीक है, आगे समझ में ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट था। ये प्रॉब्लम भी होती है ना, तुम सोच सकते हो कि दीदी जब ये इतना सब कुछ है तो लोग बैंक से लोन क्यों नहीं लेते, गरीब लोग बेचारे जाके बैंक से लोन क्यों नहीं लेते। बेटा बहुत रीजंस होते हैं ना। अब तुम देखो कि एक तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, उनको लगता है कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन के पछड़े में कौन पड़े, कौन बार बार जाकर के डॉक्यूमेंटेशन कराए। दूसरा, उनके पास बेचारों के पास कोलैटरल नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये एक रीजन है कि बेचारे वो लोग मनी लेंडर्स और इन सब चीजों में फंस जाते हैं। अब आगे यार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और SHGs फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, देखो नाम में ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेसिकली ये होता क्या है, ग्रुप है लोगों का जिसमें एक ही नेबरहुड, फॉर एग्जांपल एक गांव है, उसमें कुछ लोग हैं, उन्होंने 15-20 लोगों ने आकर के अपना ग्रुप बना लिया, इसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहते हैं। ये लोग करते क्या है, ये आपस में मिलते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं रेगुलरली, जितना उनसे पैसा बचाया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके वो ग्रुप क्या करता है, पैसा बचाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप में 15 से 20 लोग हैं, 15 से 20 लोग थोड़े पैसे बचाते रहते हैं। तो ऑल द SHGs जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, 15 से 20 मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, थोड़े लोन लेते हैं ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, 15-20 लोग होंगे, वो थोड़े पैसे बचाएंगे। अब उस 20 में से किसी एक मेंबर को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो लोग क्या करेंगे, उसी अपने ही ग्रुप से लोन लेते रहेंगे। तो वो उसको क्या कर देंगे, लोन दे देंगे उसकी नीड्स के हिसाब से। एंड द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट, और वो क्या करेगा, ग्रुप उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी 15-20 लोगों ने जो पैसा जमा किया था वो पैसा जमा करेंगे। अब उसमें से किसी एक पर्सन को अगर पैसा चाहिए तो पूरा ग्रुप मिलकर उसको पैसा दे देगा और उससे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, 1 या 2 साल के बाद अगर ग्रुप क्या करता है, रेगुलर सेविंग्स करता है, तो वो बैंक से भी एलिजिबल हो जाता है लोन लेने के लिए। मैंने क्या बताया था, कोलैटरल नहीं होता। अब ये लोग क्या करते हैं, 15-20 लोग ये पैसे थोड़ा जमा करते हैं, तो ये बैंक से भी लोन इसलिए विड्रॉ कर पाते हैं क्योंकि बैंक को दिखाते हैं कि हम तो हर महीने थोड़ा पैसा जमा करते हैं, तो हम आपका लोन चुका सकते हैं। हम इतने समय से इतना पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम क्या है, आपके लोन को चुका सकते हैं। ये एज ए कोलैटरल काम करता है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि डिमांड डिपॉजिट भी क्या होता है, कोलैटरल होता है, यानी जो बैंक में आपने पैसा जमा किया होता है। तो वो ये कि इसी एश्योरेंस में क्या करता है, बैंक उनसे कोलैटरल डिमांड नहीं करता और उनको पैसा दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग सेविंग हो गया, लोन हो गया, कितना सेव करना है, किसको लोन देना है, क्या इंटरेस्ट होगा, वो सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। अब ये जो ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल है रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर मान लो पूरी ग्रुप में से किसी एक पर्सन ने बैंक से जाके लोन लिया और अब वो लोन नहीं दे पाए, तो पूरा ग्रुप उस चीज को सीरियसली लेता है और वो क्या करते हैं, जो बैंक्स होते हैं वो उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं अगर किसी ने रीपे नहीं किया, पैसे जमा करके ग्रुप को वापस कर देंगे। और लास्ट होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, पर इसके अलावा भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, जब सारी लेडीजें बैठती हैं, वो सेल्फ रिलायंट हैं, क्या बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशंस करती हैं, रेगुलर मीटिंग्स करती हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो चीज़ों को डिस्कस कर सकें, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ इशूज को डिस्कस कर सके, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, आपका न्यूट्रिशन हो गया, इन सब चीज़ों पर। ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कुछ इमेजेस मैंने डाली हैं, देखो थोड़ा बहुत लोन लेके ये लोग क्या करते हैं, मशीन्स कर रहे हैं, खुद ना कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कि जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है, जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने क्या किया था, फाउंड किया था। उन्हें 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये स्टार्ट क्यों किया था, एक स्मॉल प्रोजेक्ट था 1970s में। इसमें क्या होता था, छोटा बहुत स्मॉल क्रेडिट मतलब छोटा मोटा लोन दिया जाता था रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल कंडीशंस में, ताकि क्या कर सके, जो गरीब लोग हैं वो क्या कर सके, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में जा सके, अपना काम कर सके। तो ये बेसिक सी आइडिएशंस थी, मैंने इसमें सारी चीजें तुम लोगों को बता दी हैं। ये सारा का सारा चैप्टर पढ़ लेना, बहुत इजी है, ज्यादा नहीं सोचना है, डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से भी जाकर के तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।